हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में। तो चलिए सर क्लास को शुरू करते हैं। एक सवाल से इस क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने एक प्रश्न रखा जाता है सर। अगर आपसे कोई पूछे आप कैसे देखते हैं, कैसे देखते हैं, या आपसे यह भी पूछा जा सकता है किसकी सहायता से देखते हैं, किसकी सहायता से देखते हैं। ठीक है, आपके सामने हम ऑप्शन दे रहे हैं सर, आंख या प्रकाश। आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि आप किसकी सहायता से देखते हैं, आंख की सहायता से या प्रकाश की सहायता से। ठीक है, तो कोई बच्चा सोच रहा होगा सर कि हम आंख की सहायता से देखते हैं, और कोई बच्चा सोच रहा होगा कि हम प्रकाश की सहायता से देखते हैं। ठीक है, अब जो बच्चा आंख से सोच रहा है उसके बारे में बात करते हैं सर। मान लिया जाए सर आपके पास आंखें तो है और आपको एक अंधेरा कमरा में ले जाया गया। आंख है ना आपके पास, और आपके पास अंधेरा कमरा में ले गया, क्या चीजों को आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। चलिए, तो एक बात तो गलत हो गया कि आप आंख से नहीं देखते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल आता है सर, क्या हम, तो अब सवाल आ जाता है क्या हम प्रकाश से देखते हैं? ठीक है, तो हम प्रकाश से भी नहीं देखते हैं सर। ठीक है, अगर मान लिया जाए यहां प्रकाश है, ठीक है, और कोई व्यक्ति आंखें बंद कर ले, अगर प्रकाश से देखते आंखें बंद कर ले तो क्या देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि हम आंख से ही देखते हैं, लेकिन किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये बात आपको क्लियर हो गया। तो पहले हम यही पॉइंट को नोट करेंगे सर, उसके बाद हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे कि हम जो भी चीज देखते हैं वह प्रकाश की उपस्थिति में आंख की सहायता से देखते हैं। ठीक है, तो चलिए सर इस पॉइंट को पहले हम नोट करते हैं। जीव जंतु प्रकाश की उपस्थिति में आंख, ठीक है सर, कोई भी जीव जंतु है वह प्रकाश की उपस्थिति में आंख की सहायता से देखता है। ठीक है सर, जितना भी जीव, उल्लू भी प्रकाश की उपस्थिति में ही देखता है सर, लेकिन हम लोग जैसा उसको उतना प्रकाश नहीं चाहिए, उसको कम प्रकाश चाहिए, वह ज्यादा प्रकाश को नहीं झेल सकता है। ठीक है, ये ना समझिएगा कि हर जीव जंतु अगर प्रकाश की उपस्थिति में देखता है तो आप सोच रहे होंगे कि उल्लू एक ऐसा जीव है जिसको रात में दिखाई पड़ता है तो उसको प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। उसे भी प्रकाश की आवश्यकता है, लेकिन अपने इतना नहीं। हम लोग को ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता चाहिए। उल्लू को भी प्रकाश चाहिए लेकिन उसको कम मात्रा में चाहिए, इसलिए उसका रात वाला जो प्रकाश है वो पर्याप्त है। ठीक है सर, तो आप लोग ऐसा ना समझे कि हम लोग हर जीव जंतु अगर हम यहां लिख दिए हैं तो आप उल्लू को छाट दें, नहीं, उल्लू भी प्रकाश की उपस्थिति में ही देखता है। चलिए सर आगे और बात करते हैं। अब सवाल आता है कि प्रकाश कहां से आ रहा है? तो प्रकाश आ रहा है प्रकाश के स्रोत से। देखिए, जहां से प्रकाश निकलेगा उससे बोला जाएगा प्रकाश का स्रोत। ठीक है, तो अपना दूसरा पॉइंट रहेगा प्रकाश के स्रोत। अभी हम आपको बताएं प्रकाश का स्रोत क्या हो सकता है सर? जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगी उसे बोला जाएगा प्रकाश के स्रोत। और आप बताइए कि कहां कहां से प्रकाश निकलता है? तो इस ब्रह्मांड में ना सर प्रकाश का सबसे बेहतरीन स्रोत है सूर्य। ठीक है, और आप जानते हैं लैंप, इससे भी तो प्रकाश निकलता है। बल्ब आपके पास है, उससे भी प्रकाश निकलता है। लालटेन, ठीक है, ये सब वे वस्तुएं हैं सर, या ये सब वे पदार्थ हैं जिससे प्रकाश निकल रहा है, और जब प्रकाश निकल रहा है तो ये प्रकाश के स्रोत हुए। ठीक है, आगे बात करते हैं सर। अब हम प्रकाश के स्रोत के अनुसार वस्तु को दो भागों में बांटेंगे। ठीक है, प्रकाश के स्रोत के अनुसार हम वस्तु को दो भागों में बांटेंगे। अब वो दो भाग कौन कौन है सर? तो देखिए, वो दो भाग हम ऐसे बोल सकते हैं, एक वस्तु हो जिससे प्रकाश निकलता है, एक वस्तु हो जिससे प्रकाश नहीं निकलता।
तो जिससे प्रकाश निकलेगा सर, पहला नंबर हम लिख लें, पहला प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तु है सर जिससे प्रकाश निकलेगा। और दूसरा नंबर है अप्रदीप्त वस्तुएं, मतलब ये वो वस्तु है जिससे प्रकाश नहीं निकलेगा। ठीक है सर, तो इन दोनों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहला लिख लेते हैं सर प्रदीप्त वस्तुएं। तो अभी आपको बताएं वे वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है या निकलती है। सीधा लिख देते हैं वे वस्तुएं, ठीक है सर, वे वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है, मतलब प्रकाश निकलती है, तो वे वस्तु कहलाएगी प्रदीप्त वस्तुएं। तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं इसका कि कौन कौन वस्तु हो सकती है प्रदीप्त वस्तु। जैसे में सर सूर्य से प्रकाश निकलता है, बल्ब इससे भी प्रकाश निकलता है, तो ये भी प्रदीप्त वस्तु होगा। और बताइए सर लालटेन, मतलब वे वस्तुएं जिससे प्रकाश निकल रही है, आप उससे बोलेंगे प्रदीप्त वस्तुएं फिजिक्स की भाषा में या भौतिक की भाषा में। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखते हैं सर अप्रदीप्त वस्तुएं। इसका भी परिभाषा क्या लिख सकते हैं, वे वस्तुएं, ठीक है सर, वे वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है, अप्रदीप्त वस्तु उन्हें हम बोलेंगे। क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल, जैसे ईंट, क्या ईंट से प्रकाश निकलता है सर, नहीं निकलता है। पत्थर, क्या पत्थर से प्रकाश निकलता है, नहीं निकलता है, तो ये भी अप्रदीप्त वस्तु ही होगा। अगला बात करते हैं और बोलिएगा पेन, आप जो जिस पेन से लिख रहे हैं क्या उस पेन से प्रकाश निकलता है, नहीं निकलता, इसका मतलब है कि वह अप्रदीप्त वस्तु है। कॉपी, क्या आपके कॉपी से प्रकाश निकल रहा है, नहीं निकल रहा, इसका मतलब है कि वह अप्रदीप्त वस्तु है। ठीक है, तो हमने प्रकाश के स्रोत के अनुसार वस्तु को दो भागों में देख लिया सर, एक अप्रदीप्त वस्तु और एक प्रदीप्त वस्तु। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं सर प्रकाश के अनुसार पदार्थ, प्रकाश भेदन के अनुसार, इसका क्या मतलब हुआ सर प्रकाश भेदन के अनुसार। प्रकाश हम देखेंगे कि कौन ऐसी वस्तु है जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो रही है, और हम ये भी देखेंगे कि कौन ऐसी वस्तु है जिससे प्रकाश नहीं पार हो रही है। फिर हम ये देखेंगे किससे वस्तु पार तो हो रही है आर पार, लेकिन कम मात्रा में। अब उन वस्तुओं का हम नाम जानेंगे। ठीक है, तो प्रकाश भेदन के अनुसार अगर हम प्रकाश पदार्थ की बात करें तो ये 3 होते हैं सर टोटल। ठीक है, अब वो 3 कौन कौन है उसका नाम देखेंगे। पहला अगर नाम की अगर हम बात करें तो होता है पारदर्शी। ठीक है, पारदर्शी वस्तु। अब देखिए इसका नाम ही है पारदर्शी, मतलब आर पार हो जाएगा। ठीक है, तो इसका परिभाषा नहीं नोट करेंगे सर, इसको समझेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपसे पूछा जाएगा, ऐसे ही 8वां क्लास की बात है, आपसे 8वां क्लास में पूछा जाता था पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, तो वहां बच्चे बेहतरीन परिभाषा लिखते थे, वैसी वस्तु जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए उसे हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं। तो यहाँ परिभाषा नहीं देखेंगे, लिखेंगे सर, एक चित्र आपको ऐसा बनाएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि पारदर्शी वस्तु क्या है। ठीक है, देखिए सर एक वस्तु बना रहे हैं आपके सामने। ठीक है, अब देखिए इस वस्तु में हमने प्रकाश की किरणों को किरण गुजारा और ये तीनों किरण हो गया बाहर। अब किरण आर पार हो गया सर, ये प्रकाश किरण है। आप केवल प्रकाश फिलहाल लिख लीजिए, किरण उरण ना लिखिए। प्रकाश इधर भी निकल के आ गया प्रकाश। आपने क्या देखा, एक ऐसी वस्तु हमने लिया जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो गया, तो ऐसे वस्तु को बोला जाएगा पारदर्शी वस्तु। ऐसा वस्तु का नाम आप बता सकते हैं, एग्जाम्पल क्या हो सकता है इस वस्तु के जगह पर, तो इस वस्तु के जगह पर हो सकता है कांच, शीशा सर। ठीक है, कांच, शीशा। ठीक है, ये वो वस्तुएं सर जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा होता है सर अपारदर्शी वस्तु। ठीक है सर, अपारदर्शी वस्तुएं। अब ये क्या होती है अपारदर्शी वस्तुएं, देखिए सर अपारदर्शी वे वस्तु जिस इसके नाम में ही लगा हुआ है अ, इसका मतलब है इससे प्रकाश आर पार नहीं होगा। ठीक है, इसे भी हम परिभाषा नहीं देखेंगे सर, बल्कि एक चित्र देखेंगे, चित्र से आपको बेहतर समझ में आ जाएगा।
और परिभाषा आप खुद भी बना लेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लिया हमने एक वस्तु लिया, इसमें प्रकाश को गुजार दिया प्रकाश को। अब देखिए हमने इधर एक भी प्रकाश नहीं गुजारा, ये साइड सर हमने एक भी प्रकाश नहीं गुजारा, इसका मतलब है ये ऐसा वस्तु था जो प्रकाश को रोक दिया। ठीक है, तो ये रोक दिया, तो इस वस्तु को बोला जाएगा अपारदर्शी वस्तु। अब आप बताइए क्या ऐसे वस्तुओं का नाम जानते हैं जो प्रकाश को आर पार नहीं होने दे? बेहतर जानते हैं सर। क्या पत्थर जाने देता है आर पार? नहीं जाने देता। क्या ईंट जाने देता है? नहीं जाने देता है। तो पत्थर, ईंट इसका बेहतरीन एग्जाम्पल हो जाएगा सर। और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं चाहे तो आप। अब तीसरा नंबर देखते हैं। ठीक है सर, पारभासी वस्तु है। अब देखिए ये वो वस्तु है सर जिसको प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश गुजरेगा, लेकिन जितना डालेंगे उतना नहीं गुजरेगा। इसे भी एक चित्र द्वारा बेहतर समझते हैं। जैसे हम एक वस्तु बनाते हैं सर, ये हमने प्रकाश की किरण लाई या प्रकाश को डाला इस पे। ठीक है, अब देखिए सर इधर हमने प्रकाश गुजारा। अब ध्यान से देखिए इधर कितना सारा हमने किरण गुजारा और इधर मात्र 2 ही किरण निकला। ठीक है, इससे क्या पता चलता है? ये प्रकाश पार तो कर रहा है लेकिन कम मात्रा में। तो जब कम मात्रा में कोई वस्तु अपने से प्रकाश को आर पार होने दे तो ऐसे वस्तु को बोला जाता है पारभासी वस्तु। ठीक है, तो इस वस्तु के जगह पर क्या क्या हो सकता है? उदाहरण दीजिए आप। देखिए सर इस वस्तु के जगह पर हो सकता है तेल लगा कागज, तेल लगा कागज। ठीक है, घिसा हुआ कांच। ठीक है सर, घिसा हुआ कांच। ये वो वस्तु है जिससे प्रकाश आर पार तो होगी लेकिन कम मात्रा में। ठीक है, अब इतना हमने जान लिया सर प्रकाश के अनुसार। हमने प्रकाश के अनुसार क्या नहीं जाना सर? ध्यान से देखिए तो प्रकाश के अनुसार हमने वस्तु को जाना, प्रदीप्त अप्रदीप्त को जाना, प्रकाश के स्रोत को जाना। ये बार बार हम प्रकाश प्रकाश बोले जा रहे हैं और हमने प्रकाश के बारे में अभी नहीं जाना। तो चलिए अब जानते हैं प्रकाश के बारे में। ठीक है सर, तो अब अपना हेडिंग रहेगा सर प्रकाश। तो चलिए जानते हैं प्रकाश के बारे में। देखिए सर प्रकाश के बारे में जानने के लिए आपको 2 वैज्ञानिकों का नाम जानना होगा सर। ध्यान से पहले चीजों को सुने, एक न्यूटन सर और एक हाइगेंस। ठीक है सर, एक न्यूटन महोदय है और एक हाइगेंस महोदय है। देखिए सर न्यूटन का कहना है कि प्रकाश एक कण है। न्यूटन के अनुसार प्रकाश एक कण है, जबकि हाइगेंस महोदय बोलते हैं प्रकाश एक तरंग है। अगर न्यूटन प्रकाश को कण, अगर मान लिया जाए किसी पत्थर को उठाकर आप फेंकेंगे तो ऐसे सीधा जाएगा वो इस तरह से। जैसे आप एक कण लिए, इसको फेंकेंगे तो कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, लेकिन तरंग ऐसे नहीं चलता सर। अगर आप एक रस्सी लेंगे और उसको ऐसे ऐसे कीजिएगा तो ऐसे लहरिया कट में चलेगा सर। तो हाइगेंस के अनुसार मानना है कि प्रकाश एक तरंग है और इस तरह से वो लहरिया कट में चलता है। ठीक, तो न्यूटन के अनुसार प्रकाश कण है और हाइगेंस के अनुसार प्रकाश एक तरंग है, और दोनों अपनी अपनी बात को सिद्ध भी करते हैं। ठीक है सर, उतनी कहानी आपको नहीं जानना है कैसे सिद्ध करते हैं, फिलहाल अब इतना जान लीजिए। तो क्या हम जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, क्या तरंग के अनुसार पढ़ना है या कण के अनुसार? तो आप जो क्लास 10th में फिजिक्स पढ़ेंगे वो इसी के अनुसार पढ़ेंगे, न्यूटन के अनुसार, कि प्रकाश एक कण है। लेकिन अपने को यह भी जानकारी रखना होगा कि प्रकाश एक तरंग भी है। हम तरंग का भी कुछ गुण अध्ययन करेंगे, जैसे तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, ये सारी बातों को हम जानेंगे। तो हाइगेंस महोदय का बात भी हम लोग मानेंगे कि प्रकाश एक तरंग है, और न्यूटन के अनुसार भी हम सब मानेंगे कि प्रकाश एक कण है। लेकिन एक व्यक्ति और आएंगे सर, डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली का मानना है कि प्रकाश कण भी है और तरंग भी है। मतलब प्रकाश में दोनों का गुण है, प्रकाश का गुण भी है और तरंग का भी गुण है। ठीक है सर, तो हमने प्रकाश के बारे में 2 बातें जाना, प्रकाश कण है और प्रकाश एक तरंग भी है। ठीक है, और डी ब्रॉगली ने बताया कि प्रकाश कण भी है और प्रकाश तरंग भी है। तो पहले इतनी बातों को हम नोट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट नोट करते हैं सर, प्रकाश कण है। ये कौन बता रहे हैं सर? न्यूटन। ठीक है, ये कभी बोले प्रकाश तरंग है, प्रकाश तरंग है। और ये किसने बताया? ये बताया हाइगेंस महोदय। ठीक है, एक और वैज्ञानिक अभी हम आपको नाम बताए, डी ब्रॉगली। प्रकाश द्वैध प्रवृत्ति का है, प्रकाश
द्वैध प्रकृति का है, ये बताए डी ब्रॉगली ने। ठीक है सर। द्वैध प्रवृत्ति कहने का मतलब क्या है कि प्रकाश में कण का भी गुण है और प्रकाश में तरंग का भी गुण है। ठीक है। अब सवाल आता है कि प्रकाश अगर तरंग है तो कैसा तरंग है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। और अनुप्रस्थ तरंग की खास बात क्या है सर? लंबवत गति करती है। ठीक है। अगला और एक पॉइंट लिख सकते हैं, प्रकाश की चाल, कि प्रकाश किस हिसाब से चलता है। तो प्रकाश की चाल भी हम नोट करेंगे सर, प्रकाश की चाल। और प्रकाश का चाल होता है 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है सर। तो उम्मीद है आप इतनी बात को बेहतर समझ गए होंगे। ये वो पॉइंट है सर जो आपको एक प्रकाश के संदर्भ में याद रखना होगा। और क्या रख सकते हैं याद? हाँ, प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण भी है सर। प्रकाश विद्युत चुंबकीय, ठीक है सर। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में चलता है। ये सारी बात आपको क्लास जब होगा सर तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन प्रकाश के संदर्भ में आप इतना डेटा यानी इतनी बात को आप फिलहाल याद रखेंगे। और क्या याद रखेंगे प्रकाश के बारे में? हाँ, प्रकाश 7 रंगों का, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का बना होता है, या सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का बना है, ऐसे भी लिख सकते हैं। श्वेत प्रकाश, या इसी को कोष्ट में कर दीजिए सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। मतलब ये कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का बना होता है सर। तो प्रकाश के संदर्भ में ये सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए। प्रकाश का एक परिभाषा भी होता है सर, छोटू मोटू, वो भी लिख लेते हैं। जैसे देखिए सर, हम आपको अभी अभी बताए थे कि जब प्रकाश रहेगी तो आप में देखने की क्षमता होगी। अभी तो आप बताए थे आंख और प्रकाश वाली घटना। तो मतलब प्रकाश हम में देखने की क्षमता लाती है। तो हमारे अंदर जब कोई क्षमता लाते तो वो उसे ऊर्जा बोलते हैं सर। मनुष्य में अगर कोई काम करने की क्षमता या देखने की क्षमता, कोई भी क्षमता ला दे, वो ऊर्जा ही कर सकती है। तो हम प्रकाश को ऊर्जा भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम में वे देखने की क्षमता लाती है। ठीक है। तो प्रकाश को हम एक प्रकार की ऊर्जा भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे हम में देखने की क्षमता ला रही है। ठीक है। तो इसे भी नोट करते हैं सर। ठीक है सर। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने की क्षमता प्रदान करती है। तो प्रकाश के संदर्भ में इतनी बातें पर्याप्त है सर। एक नजर देख लेते हैं ऊपर से, हमने क्या क्या नोट किया। हमने नोट किया सर, प्रकाश कण है किसके अनुसार? न्यूटन के अनुसार। प्रकाश तरंग है किसके अनुसार? हाइगेंस के अनुसार। प्रकाश द्वैध प्रवृत्ति का है। द्वैध प्रवृत्ति का मतलब यह हुआ कि प्रकाश कण भी है और प्रकाश तरंग भी है। ये किसका मानना है? ये डी ब्रॉगली का मानना है। प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। प्रकाश की चाल 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश किस रूप में चलता है? तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में चलता है। अगला है श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? 7 रंगों का मिश्रण होता है। उसके बाद हमने जाना कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने की क्षमता प्रदान करता है। यानी हमें देखने की क्षमता कौन लेकर आता है सर? तो प्रकाश। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट इसमें छूट गया सर, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता। ठीक है सर। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि प्रकाश जब भी चलती है सर तो हमेशा सीधी रेखा में चलती है। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी प्रकाश के संदर्भ में जरूरी था सर। तो हमने प्रकाश के संदर्भ में जो जो बातें बेहतर थी वो सब अब हमने जान लिया सर। ठीक है। अब आगे बढ़ाते हैं क्लास। ठीक है सर, हमने प्रकाश के बारे में बेहतर जान लिया। अब हम जानेंगे किरण के बारे में। अब एक बात बताइए, एक सवाल यहां से पूछा जा सकता, क्या हम प्रकाश को देख सकते हैं? बताइए, क्या हम प्रकाश को देख सकते हैं? ठीक है, हाँ और नहीं में जवाब दीजिए। तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि प्रकाश को हम देख सकते हैं। ठीक है, देखिए बबुआ, हम लोग प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हम अभी अभी आपको बताया कि प्रकाश एक ऊर्जा है और कोई ऊर्जा को देख नहीं सकता है। ठीक है, ध्यान रखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और आप ऊर्जा को नहीं देख सकते हैं सर। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे हम तो देख रहे हैं, बल्ब जल रही है उससे प्रकाश निकल रहा, बल्ब जल रही है उससे प्रकाश नहीं निकल रहा सर, बल्कि प्रकाश की किरणों को आप देख रहे हैं, प्रकाश को नहीं देख रहे हैं आप। ठीक है, तो इस बात को भी आप बेहतर समझिए, क्योंकि पदार्थ और ऊर्जा में फर्क है सर। ठीक है, पदार्थ और ऊर्जा में फर्क है।
ठीक है, हम आपको अभी बताया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो पदार्थ होते हैं उसे हम देख सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि हवा एक पदार्थ है, इससे तो हम नहीं देख सकते हैं, तो ये अपवाद है केवल। ठीक है सर, पदार्थ को हम देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते हैं, लेकिन ऊर्जा को हम सच में नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और हम प्रकाश को नहीं देखते, बल्कि प्रकाश जिस पथ पे चलती है, मतलब हम उसकी किरणों को देखते हैं। तो अब हम अध्ययन करेंगे, प्रकाश तो जान लिए, अब हम किरणों के बारे में जानेंगे। तो अपना हेडिंग रहेगा सर प्रकाश के किरण, प्रकाश के किरण, अपना हेडिंग यही सर। तो पहले हम ये जान लें कि किरण कहेंगे किसे। जैसे सर सूर्य, सूर्य से क्या निकल रहा, प्रकाश। अब ये जो आ रही है, ये क्या ये प्रकाश है? नहीं, ये किरण है सर। और इन्हीं किरणों को हम देख के, इन्हीं किरणों के रास्ते आ रहा है कौन, प्रकाश। अब हमें लगता है प्रकाश आ रहा है, असल में प्रकाश नहीं आ रहा है, बल्कि प्रकाश की किरण को आ रहा है। ठीक है, किरण आ रहा है। तो इस बात को भी आप ध्यान दें। तो किरण का परिभाषा क्या हो सकता है, उसे हम लिखेंगे सर। ठीक है सर, प्रकाश जिस रास्ते चलती है या प्रकाश जिस पथ पे चलती है उसे हम किरण कहते हैं। अब सवाल आता है, क्या हम एक किरण को देखते हैं? नहीं, सूर्य से बहुत सारे किरणें आती है सर। क्या प्रकाश से एक किरण निकलता है? बहुत सारे किरण अति, क्या लाइट से एक किरण निकलता है? नहीं सर, बहुत सारा किरण निकलता है। इसका मतलब हम किरण को नहीं देखते, बल्कि किरणों के समूह को देखते हैं। क्या एक कोई वैसा यंत्र है जिससे एक प्रकाश निकलता हो? तो हाँ है सर, रेजर लाइट। ठीक है, आप बचपन में या अभी भी आपके पास एक ऐसा लाइट होगा जिससे एक ही किरण निकलता है, तो रेजर लाइट है सर जिससे एक किरण निकलता है। ठीक है, तो असल में एक पॉइंट और आया सर अपने पास, कि हम एक किरण को नहीं देखते बल्कि बहुत सारे किरण को देखते हैं, और उन बहुत सारे किरणों के समूह को बोला जाता है सर किरण पुंज। ठीक है, तो इसका भी परिभाषा लिखेंगे, किरणों के समूह को। ठीक है सर, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या किरण पुंज के प्रकार होते हैं? हाँ होते हैं सर। ठीक है, तो किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला दिखाते हैं सर। मान लीजिए सर एक ऐसा एक ये बिंदु है, यहां से किरण इस प्रकार निकल रहे। ठीक है सर, ये किरण इस प्रकार निकल रही और निकल के चारों तरफ फैल रही है। चित्र भी आप बनाते चलिएगा। तो निकलकर चारों तरफ फैलना ने सर ये कहलाता है अपसारी। तो इस प्रकार की अगर आपको किरण दिखे तो इसको कहा जाता है अपसारी किरण पुंज। ठीक है, अपसारी किरण पुंज समझे। अगर किसी एक बिंदु से निकलकर किरण यूं फैल रहा होगा तो आप उसे बोलेंगे अपसारी वहां पे हो रहा है। ठीक है, दूसरा नंबर सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये रहा बिंदु, यहीं पर आके सारा किरण मिल रहा हो। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से अगर आपको किरण दिख जाए सर कि किसी एक बिंदु पर आकर किरण मिल रही, तो इसे बोला जाएगा अभिसारी किरण। ठीक है सर, इस बात को भी आप खास ध्यान रखें। तीसरा होता है सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि किरण एक दूसरे से कहीं जाके मिले ना कहीं एक दूसरे से दूर हो, एक दूसरे के समांतर चले, तो इस प्रकार के किरण पुंज को कहा जाता है सर समांतर किरण पुंज। ठीक है, तो किरण पुंज के मुख्य रूप से तीन प्रकार है सर। अपसारी किरण पुंज जो दूर जा रहा था किसी एक बिंदु से निकलकर, और अभिसारी किरण पुंज किसी एक बिंदु पर आकर मिल रहा था, और वही समांतर किरण पुंज एक दूसरे के समांतर चल रहे थे। क्या इन सबको परिभाषा लिख करके नोट करना जरूरी है? कोई जरूर नहीं सर, ये तो चित्र के द्वारा समझना आसान है। अगर आप इसे समझ गए तो परिभाषा आप खुद ब खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो इन सबका परिभाषा ना नोट कीजिए तो ज्यादा बेहतर है, वरना कॉपी भर जाएगा झूठ में। ऐसा इस सबको चित्र द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है सर, बढ़ते हैं अब अगले पॉइंट की। अपना अगला हेडिंग है सर दर्पण। दर्पण, या इसी को बोलते हैं सर ऐनक, या अपनी भाषा में आप लोग बोलते होंगे आईना। आईना जिसमें आप अपना चेहरा को देखते हैं सर, सजते हैं संवरते हैं। ठीक है, तो असल में आईना कैसा पदार्थ है प्रकाश के अनुसार, बताइए सर। तो आईना, क्या हम जो आईना पे प्रकाश मारते हैं तो प्रकाश किस पर से ऊपर हो जाता है? नहीं होता। इसका मतलब है कि आईना प्रकाश को रोक देता है, और जो प्रकाश को रोक दे उसे हम क्या बोलते हैं? अपारदर्शी वस्तु। वास्तव में दर्पण एक अपारदर्शी वस्तु है।
इसमें और क्या लिख सकते हैं, आईना जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं सर, वो कैसा रहता है, एकदम समतल रहता है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है सर, मतलब दर्पण का एक भाग ऐसा होता है जिसमें आप अपना फोटो को देख पा रहे हैं, अपने चित्र को देख पा रहे हैं, तो वह भाग को बोला जाता है समतल एवं चिकना। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जहां जहां भी समतल और चिकना भाग होगा सर, वहां आपका प्रतिबिंब बनेगा, मतलब छाया बनेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे घरों में जो आईना है वो कैसा होता है, उसका चित्र बनाने का कोशिश करते हैं सर। तो आप भी साथ साथ में बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स बगैर चित्र के संभव नहीं है पढ़ना सर। ठीक है सर, ये रहा आईना कुछ। ये जो लाल रंग पीछे पेंट हुआ देखते हैं सर दर्पण के पीछे, देखिएगा लाल रंग होगा या हरा होगा, वो इसलिए रंगा जाता है सर ताकि सुरक्षा हो। तो लाल रंग का जो पेंट है, ये लाल रंग पेंट, जरूरी नहीं कि लाल ही हो, ग्रीन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये पेंट किस लिए, तो ये पेंट सुरक्षा के लिए, तो इसको लिख सकते हैं सुरक्षात्मक पट्टी। ठीक है सर, ये किस लिए, सुरक्षा के लिए। अब ये जो सामने वाला भाग आप देख रहे हैं, यही तो समतल भाग, समतल भाग, और इसी भाग में आप अपना प्रतिबिंब यानी अपने चित्र यानी अपने आप को आप देखते हैं। और ये जो व्हाइट कलर है, कहा जहां आपका चित्र बन रहा है, कौन ऐसा चीज है भाई जिसमें चित्र बन रहा है, तो असल में ये ना सर, ये चमकदार चीज जो है वो सिल्वर ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा आईना में जो समतल भाग है वो किसका बना होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का। ठीक है, चांदी इतना चमकदार होता है सर कि आप उसमें अपनी प्रतिबिंब अपने आप को देख सकते हैं। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड की चमकदार पट्टी। ठीक है, आगे बात करते हैं सर, क्या हम जब दर्पण पढ़ेंगे तो बार बार ये वाला दर्पण बनाएंगे जो हम अभी बनाए ऊपर में सर, क्या ये वाला बार बार बनाएंगे, ऐसा बना बना के बार बार पढ़ना क्या संभव है, नहीं संभव है सर। तो इसके लिए हम जब भी एक ऐसा चित्र बनाए, ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा कि ये क्या है, एक दर्पण है, क्योंकि बार बार ऐसा दर्पण बनाना संभव है सर, नहीं है, दर्पण है। और जो नीचे तरफ हम ये जो डॉट 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 लगाए हैं, ये असल में रंगा हुआ भाग। तो क्या हम आईना इस तरफ देखेंगे, नहीं, क्योंकि इधर तो रंगा हुआ है। हम दर्पण में अपना चेहरा किस तरफ देखते हैं, रंगा हुआ भाग। और ये वाला भाग है सर समतल, समतल भाग। और इसी समतल भाग तरफ हम अपने प्रतिबिंब को यानी अपने आप को देखते हैं। ठीक है, तो जब भी हम दर्पण की बात करेंगे तो हम ऐसा दर्पण बनाएंगे सर। और ये डॉट 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 इसलिए लगाया गया है ताकि आपको पता चले ये वाला भाग रंगा हुआ और देखना कौन साइड है, ये साइड। ठीक है सर, तो उम्मीद है इस बात को आप बेहतर समझ गए होंगे। तब सवाल आता है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो आगे देख लेते हैं सर। तो यहां हम लिख सकते हैं सर दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। सवाल आता है वो दो प्रकार के कौन कौन है, तो एक होता है सर समतल दर्पण जो आपके घरों में लगा हुआ है, ये सब समतल दर्पण। और एक होता है सर गोलीय दर्पण। ठीक है, तो समतल दर्पण और गोलीय दर्पण ये क्या होता है सर, अब हम इसे जानेंगे। ये जो ऊपर में बना हुआ है सर दर्पण, ये वाला, ये असल में समतल दर्पण है, देख रहे हैं सीधा समतल दर्पण। तो समतल दर्पण को भी जानेंगे और गोलीय दर्पण को भी जानेंगे। ठीक है, अब अपना हेडिंग रहेगा सर समतल दर्पण, तो हेडिंग डाल लेते हैं समतल दर्पण, समतल दर्पण। अब हम यह जानेंगे कि समतल दर्पण का क्या है और इसमें परावर्तन किस तरीका से होता है। चलिए सर देखते हैं, पहले चित्र बनाते हैं। अभी अभी हमने जाना समतल दर्पण का चित्र बनाना। ये रहा सर समतल दर्पण, ये समतल सतह है, समतल सतह। और ये वाला हिस्सा है सर रंगा हुआ भाग। देखिए सर, अभी हम आपको बताए दर्पण एक अपारदर्शी पदार्थ है, मतलब अगर हम दर्पण में प्रकाश को डालेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि प्रकाश इससे इस तरफ से डाले और इस तरफ निकल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो भाई अगर हम दर्पण पर प्रकाश को डालेंगे तो क्या होगा, तो अगर दर्पण पर हम प्रकाश को डालेंगे तो परावर्तन होगा। जैसे आप गेंद लीजिए सर, उसको दीवार में मारिए, दीवार से गेंद टकराने के बाद आपके हाथों में आ जाएगा,
तो ये लौट कर आने वाली जो घटना है ना सर, इससे ही बोला जाता है परावर्तन। ठीक है, इसे ही क्या बोला जाता है, परावर्तन। और भी बहुत तरह की बात सुने होंगे, अगर आप जोर से चिल्ला रहे होंगे बंद कमरा में, तो आपको ध्वनि पुनः टकरा कर सुनाई पड़ती। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ सर, परावर्तन। गेंद वाली उदाहरण सबसे बेहतर है सर। ठीक है, कि दीवार में गेंद मारे, टकराई और पुनः हाथों में आ गई। तो इससे इससे ज्यादा बेहतर परावर्तन उदाहरण नहीं हो सकता सर। खैर, प्रकाश किस प्रकार का परावर्तन करता है उससे हम देखेंगे। ठीक है सर, तो कुछ पॉइंट बन सकता है इसमें। हाँ, चित्र हमने बना लिया है। यहां पर हम लिख सकते हैं सर, समतल दर्पण में परावर्तन। समतल दर्पण में परावर्तन। ठीक है, अब देखते हैं यहां किस तरह से परावर्तन होता है। ठीक है सर, ये रहा अपना दर्पण। ठीक है, अब हम यहाँ पे डाले ऐसे प्रकाश। ठीक है, ये कैसा दर्पण है सम। अब यहाँ पर जब प्रकाश डाले तो ये यूं चला गया सर इधर। ठीक है, ऐसे आई और ऐसे चली गई। और ये जो घटना हुई है सर, अभी जो घटना हुई, इसे ही बोला जाता है परावर्तन। ठीक है, प्रकाश एक समतल सतह से टकराई और ये से मुड़ गए। तो प्रकाश जब इस समतल सतह से टकराती है तो वह दूसरी दिशा में मुड़ जाती। ठीक है, तो प्रकाश की इस घटना को हम कहते हैं परावर्तन। ठीक है सर, तो इसे और डिटेल समझते हैं थोड़ा धीरे से। इसको मिटाते हैं अभी, इसे में बहुत चीज जानेंगे सर जी। ये आई किरण। ठीक है, किरण आई। अब जो ये किरण पहली बार आके जो दर्पण से टकराती है सर, इसे बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण। ध्यान रख लीजिए कि दर्पण से जो पहली बार किरण टकराएगी वो होगी आपतित किरण। ठीक है सर, उसके बाद टकराने के बाद ये यूं किरण चली गई, और ये किरण टकराने के बाद जो दूसरी दिशा में गई है, परावर्तन हो गया। इससे बोला जाएगा परावर्तित किरण। ठीक है, अब ध्यान से देखिए सर, ये आपतित किरण जिस बिंदु पे टकराई थी, इस बिंदु का नाम रखा जाएगा सर आपतन बिंदु। देखिए सर, ये सब का परिभाषा हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर इन सब का भी परिभाषा लिखकर रट्टा मारना पड़ जाए तो बहुत दिक्कत वाली बात है सर, क्योंकि ये सब परिभाषाएं पूछी नहीं जाएगी, ये आपको याद रहना चाहिए। अब इसके बीच में एक लंबवत डालते हैं सर, 90 डिग्री का कोण के साथ सीधा एक रेखा। ठीक है, तो इसे बोला जाएगा अभिलंब। अभिलंब। ठीक है, तो परावर्तन में आपको इतनी सारी बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक समतल दर्पण में किस तरीका से परावर्तन होता है, क्या क्या रेखाएं होती है, उसका नाम क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो परावर्तन हुआ है सर, इसका हम परिभाषा लिख सकते हैं। यही परिभाषा हम प्रकाश के परावर्तन के लिए भी लिखेंगे। तो लिखते हैं प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा। ठीक है सर, क्या हमने परिभाषा लिखा उसे देखते हैं। जब प्रकाश किसी समतल सतह से, जरूरी नहीं कि समतल दर्पण ही हो सर, कोई भी समतल सतह, ठीक है, समतल सतह से टकराती है तो दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। अभी हमने ऊपर देखा था, परावर्तित हो जाती है। प्रकाश के इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे घर में एक, मतलब क्या बोलते हैं उसको, संगमरमर बिछाया हुआ है एकदम चिकना, क्या वहां से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है? तो आप जितना स्मूथ उसे समझ रहे हैं वो नहीं है सर। ठीक है, हाँ, आईना बेहतरीन उदाहरण है इसका। आईना में प्रकाश मारिए, वो प्रकाश को दूसरा तरफ आपको दिखेगा, उसकी परछाई सर, या उसका उजाला। अगर एक समतल दर्पण है आपके पास, आईना, उसमें टॉर्च मारिए, वो रिफ्लेक्ट करके उसी प्रकाश को किसी दूसरी डायरेक्शन में भेज देगा सर। तो वो बेहतर उदाहरण है। ठीक है, तो उम्मीद है आप प्रकाश के परावर्तन को बेहतर समझ गए। अब परावर्तन को अगर आप बेहतर समझ गए तो परावर्तन के होते हैं नियम सर। तो लिखते हैं आगे, टॉपिक दे देते हैं यहां से एक डैश टैप से।
लिखते हैं परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो। अब देखते हैं वो दो नियम कौन कौन है। इसके लिए भी हम एक चित्र देखेंगे सर, समतल दर्पण का ही देखेंगे। ऐसे हम गोलीय दर्पण में भी ये सारी बातें देखेंगे। फिलहाल समतल दर्पण की बात करते हैं। आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये बीच में अभिलंब। ठीक है सर, आप चाहे तो नाम लिख सकते हैं। आपतित किरण, क्योंकि दर्पण से टकराने वाली किरण आपतित किरण होती है। ये परावर्तित किरण, ठीक है। अब ये अभिलंब है सर, ये आई बन रहा है सर आपतित किरण और अभिलंब के बीच। और ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच भी एक कोण बन रहा है, इसे हम बोलेंगे आर। अब आई क्या है और आर क्या है? तो आई का यहां नाम है सर आपतन कोण। आपतन कोण। अच्छा, ये जिस बिंदु पर टकरा रही है उसका तो नाम हम लोग लिखे ही नहीं, इसका नाम है सर आपतन बिंदु। ठीक है। अब आई बराबर आपतन कोण। आपतन कोण क्यों? क्योंकि यह आपतित किरण और अभिलंब के बीच बन रही है, इसलिए इसका नाम रखा गया आपतन कोण। और आर को बोला जाता है सर परावर्तन का कोण। परावर्तन कोण क्यों? क्योंकि यह परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनी है, इसलिए इसका नाम है परावर्तन का कोण। अब वो अब ये दो नियम कौन है वो देख लीजिए सर। ये कोण आई और कोण आर हमेशा ना सर बराबर होता, और यही है पहला नियम। अगर इसको भाषा में बोलना रहेगा तो सर कैसे बोलेंगे? आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है सर, हम इस पे प्रश्न लेंगे सर। ठीक है, ये नियम नंबर पहला हो गया। पहला। दूसरा नियम क्या है सर? आपतित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और, ठीक है सर, देखते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण इसे आप देख ही रहे हैं, आपतित किरण ये वाला। परावर्तित किरण, ये रहा परावर्तित किरण। ठीक है। और आपतन बिंदु, ये रहा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये रहा डाला गया अभिलंब। तीनों, तीन लिख दिए सर, यहां होना चाहिए तीनों। तीनों एक ही समतल। क्या एक ही समतल में है? हाँ है, एक ही समतल है, और सबसे बड़ी बात है कि एक ही बिंदु पे होते हैं। ये है परावर्तन का दूसरा नियम। ठीक है सर, तो उम्मीद है परावर्तन के दो नियम आप बेहतर समझ गए। आप यही दोनों लिखेंगे सर, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, एवं आपतित किरण, ये पहला नियम हो गया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। दूसरा नियम ये होगा सर, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल के एक ही बिंदु पे होते हैं। ठीक है। अब यहां से किस प्रकार से प्रश्न बन सकता है सर, ये थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे सवाल ले लेते हैं सर, प्रश्न। ठीक है, आप नोट्स में ऐसे ही प्रश्न लिखते चलिए सर, जितना लिखते हैं सर लिखते चलिए, बशर्ते साफ सुथरा लिखिए बस। कौन बताएं? कौन का मान, कौन नहीं सर, एक्स से लिख देते हैं। एक्स का मान बताएं। ठीक है, ये रहा सर।
ठीक है, एक्स का मान। तो आप देख पा रहे हैं सर कि आई बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री, क्योंकि इसे हम क्या बताए थे, आई, और ये होता है आर, यानी आर बराबर बोला है एक्स, और एक्स का वैल्यू क्या होगा, हम आपको पहले भी बताए थे कि आई और आर बराबर होते हैं, तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, लग रहा होगा काफी आसान सा सवाल ले लिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, अभी पता चल जाएगा सर कि कितना आसान सवाल था। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं। पचास डिग्री। आप बताइए कि आई कितना होगा और आर कितना होगा। ठीक है, ये रहा प्रश्न, ये भी एक प्रश्न है, इसमें आई और आर आपको बताना है। ठीक है, कोई बात नहीं सर, इसे बनाते हैं। अब ध्यान से देखिए, बीच में डालेंगे अभिलंब, बीच में डालेंगे अभिलंब। अब ये अपना आई है और ये अपना आर, और आई और आर आपस में होते हैं बराबर, तो आई बराबर आर। ठीक है, लेकिन आई प्लस आर का वैल्यू कितना दिया हुआ, 50। क्यों, क्योंकि टोटल के बात हम कर दिए हैं, इसका मतलब दोनों के मान दिया हुआ जोड़ के 50। इसका मतलब आई और आर बराबर होते हैं, तो इसको एक और बराबर मान लीजिए एक्स, तो ये भी एक्स, ये भी एक्स बराबर 50, 2x बराबर 50, तो x बराबर 50/2, 50/2 यानी 25 डिग्री, मतलब ये कि आई और आर दोनों होगा 25-25 डिग्री, तो आई और आर चूंकि बराबर है, तो ये हो जाएगा 25-25 डिग्री। थोड़ा और डिटेल लिख देते हैं, आई और आर को हमने माना था एक्स, और एक्स का वैल्यू आया 25 डिग्री, ये हो गया अपना उत्तर। ठीक है, आप डायरेक्ट चाहते तो आधा कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं। आगे बढ़ते हैं सर, और सवाल लेते हैं। ठीक है, इतना से काम चलने वाला नहीं। ठीक है, ये रहा 30 डिग्री। अब बताइए कौन आई का मान, और कौन आई और आर बराबर होता है, तो आई और आर का मान बताइए। ठीक है सर, कोई बात नहीं, नहीं बन रहा, अब बता देते हैं, अभी चूंकि नया नया पढ़ रहे हैं आप सब, तो नहीं भी बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है सर। अब ध्यान से देखिए कि ये बीच में क्या है, अभिलंब, ये बीच में क्या है, अभिलंब, अभिलंब इसका मतलब है कि यहां बन रहा है 90 डिग्री, ये बन रहा है कितना, 90 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, 90 डिग्री में से 30 डिग्री तो दिया हुआ, इसका मतलब है ये 60 डिग्री है, जब ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है, इसका मतलब आई और आर की वैल्यू है 60 डिग्री। उत्तर देखिए सर, परावर्तन से किस तरह का सवाल आता है। बिहार बोर्ड हालांकि इस तरह का सवाल पूछता नहीं है, लेकिन चूंकि हम पढ़ रहे हैं तो अपने को सारा नॉलेज होना चाहिए सर। ठीक है, इसमें और भी प्रश्न दिया जा सकता है, लेकिन आपके लिए ये पर्याप्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। हमने परावर्तन को बेहतर जान लिया किसमें, समतल दर्पण में, या समतल दर्पण की सहायता से हमने परावर्तन को जान लिया। ठीक है, अब चूंकि दर्पण में बनता है सर प्रतिबिंब, परावर्तन तो हमने देख लिया कि समतल सतह से प्रकाश टकराएगी, टकरा के वापस आएगी, आपतित किरण होगी, परावर्तित किरण होगी, बीच में अभिलंब होगा, हो गया परावर्तन। ठीक है, लेकिन जब हम दर्पण देख रहे हैं तो उसमें अपना प्रतिबिंब भी बनेगा। ठीक है, तो हम देखना चाहते हैं कि समतल दर्पण में हम जब देखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब, ठीक है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अब देखते हैं कि समतल दर्पण में किस तरीका से प्रतिबिंब बनता है। तो एक दर्पण आपके सामने बना के देखते हैं सर, आपके घरों में इसी प्रकार से दर्पण खड़ा रहता है। चलिए, ये समतल, ये वो भाग है जहां पर आप खड़ा है। ठीक है, ये बैठ के अपना यूं भाई बाल झाड़ रहा है। ठीक है, ये सामने दर्पण लगा हुआ है,
ठीक है। तो अब ये अपना बाल झाड़ रहा, अब ये अपना प्रतिबिंब इसमें बनाना चाह रहा। तब ध्यान से देखिए सर, यहां से एक किरण निकलेगी ऐसे, ठीक है, और एक किरण और निकलेगी कैसे, ऐसे, ठीक है। और ये किरण जब निकली तो परावर्तन के बाद कुछ ऐसे चली गई। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इस लाइन को और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो काल्पनिक रूप से क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि दर्पण तो रोक दिया प्रकाश को यहीं तक, लेकिन फिर भी दर्पण के पीछे ही बना दिखता है प्रतिबिंब ना, वो बता रहे हैं। अब ई वाला भाग इधर परावर्तन हो गया, तो ऐसा करते हैं, इसको खींच के थोड़ा आगे ले जाते हैं ऐसे। ये बन गया यहाँ हीरो बाबू का भाई चित्र। ठीक है, ये चित्र बन जैसा। तो समतल दर्पण में कुछ इस प्रकार का चित्र बना होता है। आप हाथों से अनुसार बनाने का कोशिश कीजिए, जब तक आप बनाएंगे नहीं चीजें समझ में आपको नहीं आएगी। तो समतल दर्पण में कुछ इस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। एक खास बात और बताते हैं, ठीक है, अगर आप इसे नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम भी इसको ऐसा ही छोड़ देंगे सर। अब ध्यान से देखिए, ये दर्पण है, दर्पण, ठीक है। अब सोच रहा हूँ ये मत्था से दो किरण क्यों निकला, भाई सर से ही दो किरण निकलता, असल में सर से नहीं निकला, आंखों से निकला है, ठीक है, और आंख से किरण नहीं निकला है, ये दर्पण से प्रकाश यहाँ इसकी आंखों पे गया है, ठीक है। आंख से कभी प्रकाश प्रकाश निकलता है नहीं, तो ये असल में ये दर्पण से प्रकाश गया है, लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि प्रकाश किधर से चला, ठीक है। क्यों, क्योंकि न्यूटन ने क्या बोला, न्यूटन ने बोला था कि प्रकाश के मार्ग में अगर किसी वस्तु को रख दिया जाए तो उसकी प्रतिबिंब सामने बनती है, ठीक है। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि प्रकाश को रोक दिया और यहां से प्रकाश निकला, ठीक है, इसी चलते ऐसा बनाया गया। चलिए, अगर यहाँ कोण की बात करें तो ये वाला आई होगा और ये वाला आर होगा, ठीक है। चलिए सर, तो ये बन गया प्रतिबिंब। खास बात क्या बता रहे थे कि मान लिया जाए ये बच्चा यहां तक है, यहां से दर्पण की दूरी ऐसा मान के चलते हैं 2 मीटर है, तो ये जो प्रतिबिंबवा बना बना होगा ना वो ऐसे यहां से, तो ई भी 2 मीटर पर होगा। मतलब जितना समतल दर्पण के जितना पीछे आप रहेंगे, फिर उतना ही पीछे प्रतिबिंब भी बनेगा। तो अगर आप दर्पण से 2 मीटर आगे हैं तो आपका प्रतिबिंब 2 मीटर पीछे बनेगा, ठीक है। इस बात को आप बेहतर समझ गए। अगर ये वस्तु ऐसा, ये बचवा अगर 1 मीटर के है, तो जो प्रतिबिंबमा बना होगा ना वो भी 1 ही मीटर का होगा, ठीक है। तो समतल दर्पण में ये खास बात होता है, ठीक है। लेकिन इसका एक दिक्कत यह हुआ होगा कि राइट वाला लेफ्ट हो गया होगा और लेफ्ट वाला राइट हो गया होगा। तो जब आईना में आपका लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ्ट, यानी दाया बाया हो जाए और बाया दाया हो जाए, तो इस तरीका से जब उल्टा होता है तो इससे बोलता है पार्श्विक उल्टा। यहां जो चित्र बना हुआ है असर में बना हुआ पार्श्विक उल्टा, ठीक है। यहाँ जो चित्र बना हुआ है वो बना हुआ है उल्टा। और यहीं पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि उल्टा प्रतिबिंब ना हमेशा और हमेशा सीधा बनता है, इसीलिए सीधा बना हुआ, ठीक है। यहाँ जो हम आपको बताएं कि लेफ्ट राइट हो गया और राइट लेफ्ट हो गया, यानी दाया बाया हो गया और बाया दाया, तो इस तरह के जो उल्टा होता है उसे बोलते हैं पार्श्विक उल्टा। और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा सीधा होता है, ठीक है। इस बातों का आप ऐसे ही नोट करते चलेंगे सर, बेहतर चित्र बनाएंगे आप, ठीक है। तो समतल दर्पण में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है वो आप बेहतर देख चुके सर, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज हम लिख सकते हैं, यह चित्र भी आप बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या विशेषता हम लिख सकते हैं विशेषता में, ठीक है। तो चलिए इसकी विशेषता को लिखते हैं। इसकी विशेषता पहले तो ये देखते हैं, जितना बड़ा वस्तु था उतने ही बड़ा बना है प्रतिबिंब। तो वस्तु की ऊंचाई एवं प्रतिबिंब की ऊंचाई
ऊंचाई समान होता है। ठीक है, तो जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब। दूसरा, पर आईना से, दर्पण से वस्तु दूरी, ठीक है, वस्तु दूरी एवं प्रतिबिंब दूरी समान होता है। मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान होता है, ये भी देख लिए थे हम। तीसरा मेन पॉइंट इसमें और क्या देखे थे सर, कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, तो काल्पनिक सीधा। ठीक है, ध्यान रखिएगा सर, सीधा प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा काल्पनिक होता है। देखिए, क्या असली रेखाओं से मिलकर यह बना है? नहीं, हम सबको काल्पनिक ले गए, डॉट 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 किए, इसका मतलब काल्पनिक रेखा है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब बना है, और कैसा बना है? सीधा बना है। ये प्रतिबिंब की स्थिति हम लिख रहे हैं सर, ये जो हम लिख रहे हैं वो प्रतिबिंब की स्थिति लिख रहे हैं, स्थिति। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और क्या सर? चौथा, पार्श्विक उल्टा। पार्श्विक उल्टा, और अभी बताए थे पार्श्विक उल्टा का मतलब क्या है, दायां बाएं हो जाएगा और बायां दायां हो जाएगा। और कुछ इसमें लिख सकते हैं? एक और लिख लेते हैं, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार समान होता है। ठीक है, मतलब जैसा प्रतिबिंब, जैसा वस्तु वैसा प्रतिबिंब। ठीक है सर, तो उम्मीद है आप समतल दर्पण में परावर्तन भी बेहतर देख लिए, और समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है ये भी आप देख लिए, और कैसा प्रतिबिंब बनता है वो भी आप देखें। एक बात और यहीं पर लिख सकते हैं सर हम, ये जो प्रतिबिंब बना है वो काल्पनिक बना है, काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, आप भी ऐसा ही नोट्स बनाएंगे सर, ऐसा नहीं है कि हम जहां तहां लिख देंगे तो आप नहीं लिखेंगे, आप भी वैसा ही लिखेंगे। आप कम साइज में लिखेंगे लेकिन लिखेंगे। अब से क्या होगा सर, एक बार में आप चीजों को ज्यादा पढ़ लें। ठीक है, अब आगे देखेंगे, देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं।